वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हम दोनों लोगों की कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहला क्वेश्चन पूछा है बीरेंद्र सिंह जी ने। वो कह रहे हैं कि डेटा दिखाता है कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं 3 से 5 साल तो अच्छा परफॉर्म करती हैं और उसके बाद कोई नई स्कीम्स आ जाती हैं जो टॉप पे चली जाती हैं। तो ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि नज़र रखें। इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, जिसके पास कम जानकारी है वहाँ से पैसा उसकी जेब से निकलेगा और जिसके पास ज़्यादा जानकारी है उसके पास पहुँचेगा। तो स्टडी करना ज़रूरी है। अब स्टडी तो ऑडियंस के बिहाफ पे हम कर रहे हैं, नज़र रखनी ज़रूरी है। हमारा एपिसोड देखते रहिए क्योंकि हम उसी ढंग से आपके ही चश्मे को लगा करके देख रहे हैं। ये मानना कि एक्स फंड 5 साल पहले अच्छा था तो ये अगले 10 साल तक करता रहेगा, अरे भाई उसका फंड मैनेजर चेंज होकर दूसरे म्यूचुअल फंड चला गया, क्या करेंगे आप? CIO चेंज हो गया तो क्या करेंगे आप? सेक्टर फंड था, सेक्टर फंड उस सेक्टर ही नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे आप? तो बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, इसलिए आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। आप नॉर्मल काम करते हैं 8 से 10 घंटे 12 घंटे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और तब जाके घर में पैसा आता है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के बाद ये सोचें 5 साल तक देखेंगे ही नहीं उसकी परफॉर्मेंस, नहीं चलेगा। हमारा चैनल देखते रहिए और हम आपके बिहाफ पे लगातार काम कर रहे हैं। एक बार इन्वेस्ट करके भूलने का नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, धीरज माथुर जी ने भेजा है। वो कह रहे हैं, श्रीवास्तव सर गुड मॉर्निंग, मैं आपके वीडियोस को बहुत पसंद करता हूँ, आगे भी फॉरवर्ड करता हूँ। इनका जो क्वेश्चन है कि ये लमसम के बारे में पूछना चाहते हैं कि लमसम के समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लमसम के समय लेट्स से कि मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसका क्या वैल्यूएशन हो, कौन से रेशियोज देखें। और फिर इन जनरल पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स आजकल अंडर वैल्यूड हैं, ओवर वैल्यूड हैं, और इन जनरल एक तरह से समझना चाहते हैं लमसम की स्ट्रैटेजी के बारे में और इन जनरल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू माथुर साहब। देखते रहिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो अभी तक तो ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन कि लमसम क्या करें। सिप में तो बात बहुत हो जाती है, लमसम है। अब देखिए, लमसम के 2-3 सिचुएशन निकल के आती हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि पैसा लमसम आया, आपका बोनस आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, किसी भी तरीके का कोई विंडफॉल आ गया तो उसको इन्वेस्ट किया जाए। डर लगता है एक मुश्त पैसा लगा दिया जाए, तो पहली बात तो ये कि एक मुश्त नहीं लगाएं, लमसम नहीं करें। आपको अगर कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको 3 से 6 हिस्सों में तोड़ दें और अगले 3 महीने में 1/3 ईच या 6 महीने में 1/6 ईच करके कर दें, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो। अगर एबनॉर्मल सिचुएशन चल रही हो, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही हो, इकोनॉमी कहीं परेशानी में चल रही हो, वर्ल्ड वाइड कुछ चल रहा हो, तो उसी पीरियड को और बांट दें, 9 से 12 महीने में बांट दें। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है। कोरोना के बाद में लोगों ने सोचा ऐसे करेंगे, लमसम नहीं लगाएंगे, और कुछ ही महीनों के अंदर में मार्केट 50% ऊपर भाग गया। तो अब जिसने लमसम लगाया वो होशियार हो गया। कई बार 2008 के बाद में कम से कम 1 साल लगा मार्केट को रिकवर करने में, वहाँ पे ये स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट काम आ जाता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक जो प्रूडेंस के हिसाब से जब भी पैसा लगाना है एक साथ नहीं लगाएं, 3 से 6 महीनों में तोड़ करके लगाएं नॉर्मल सिचुएशन में। दूसरी जो आपकी चीज़ें हैं, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, हाई है या लो है। देखिए, एक बड़ी पॉपुलर फ्रेज चलता है, टाइमिंग नहीं कीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए। कहने का मतलब ये है
ये आप नहीं असेस कर पाएंगे और कोई असेस नहीं कर पाता है। तो आपने अच्छे फंड का सिलेक्शन किया बेस्ड ऑन लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उस पर जाके आपने पैसे लगाए और फिर थोड़ा उसको टाइम दें। टाइमिंग नहीं हो पाएगी। क्या महंगा चल रहा है, क्या सस्ता चल रहा है। अब देखिए, अभी हम आपको नाम नहीं ले रहे हैं, बट 2 मिड कैप अभी हम लोगों ने बहुत थॉरोली एनालाइज किया, इनकी पी ज़्यादा चलती है लेकिन पैसे ही बना के दे रहे हैं। फिर मैंने पर्सनली बात की, मैंने कहा भाई हमें खुद पैसे लगाने हैं, क्या करना है, जो हम यूट्यूब पे बोल रहे हैं हमें खुद लगाने हैं। तो उनका सब देखिए ग्रोथ मिल रही है हमको उन कंपनियों में। बहुत डिटेल हमने बातचीत की दोनों फंड से, मतलब ग्रोथ मिल रही है हमको। अब अगर ग्रोथ मिल रही है और थोड़े महंगे रेट पे भी वो शेयर मिल रहा है तो हमको लग रहा है ग्रोथ ले लो, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब नीचे आने की सिचुएशन होगी तो उस स्टॉक को डंप करेंगे और थोड़ा सा सस्ते वाले पे जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप देखें, पी को देखें, पीबी को देखें, थोड़े रिस्क रेशियोज़ को देखें, अल्फ़ा को देखें, बीटा को देखें, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें, सॉर्टिनो को देखिए, लेकिन एक आम इन्वेस्टर इतनी चीज़ें कर नहीं पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन 1, 2, 3 साल की परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द जो हमारे चैनल पे डेटा एनालिसिस हो रही है, रिकमेंडेशन तो हम कोई करते नहीं, डेटा एनालिसिस पे नज़र रखिए और उसके बेसिस पे आप सिप कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, उसको 6 साल 8 साल करते जाइए। लमसम कर रहे हैं उसको 3 महीने या 6 महीने में तोड़ दीजिए और फिर उसको 6 से 8 साल दीजिए, आपके रिटर्न जनरेट हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मौली जी ने। तो इनके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कुछ गलतियां हो गई और परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई, लॉसेस हो गए होंगे, तो इन्होंने उससे रिडीम कर लिया, तो अब क्या करें। पहला क्वेश्चन ये है। ओके। दूसरा में अपना थोड़े और डिटेल्स दे रही हैं कि कह रही हैं कि ये रिटायर्ड हैं, 58 की एज है इनकी, और ये कुछ इंश्योरेंस स्कैम में या मिस सेलिंग में फंस गई थी, तो उसमें उनको नुकसान भी काफ़ी हो गया। और आजकल इनके पास 50,000 रुपये की पेंशन आ रही है। इनके पास 20 लाख रुपए की एफडी है, 10 लाख रुपए का गोल्ड है, इनके भाई बहन हैं और इनका खुद का घर नहीं है। तो ये इनका गोल है कि 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट करें ताकि घर खरीद सकें। अब इस सिनेरियो में क्या एडवाइस रहेगी। बेसिकली पेंशनर हैं। देखिए, ये बड़ी ख़राब सिचुएशन है, मिस सेलिंग हो जाती है, लोग जाके कर देते हैं और उसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं, पैसे भी नुकसान हो जाते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीमें नहीं परफॉर्म कर रही हैं, आपने एग्जिट कर लिया है, वो ठीक है। अब आपको अच्छी स्कीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमारी डेटा एनालिसिस देखते रहिए। एक तो ये एंगल हो गया। इंश्योरेंस को ठीक से समझिए। इंश्योरेंस में अगर आप जैसे करें कि आप ट्रैप में आ गए हैं और 8 लाख रुपए आप दे चुके हैं, इंश्योरेंस को तो बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि होती है मिस सेलिंग। इस पर रेगुलेटर बहुत एक्टिव हैं, बट उसके बावजूद जो है होती है। तो इंश्योरेंस को ठीक से समझिए और ये भी निकलवाइए आप कि जितना अभी तक दे चुके हैं, आज की डेट में उस पैसे को अगर आप रिडीम कराएं, यानी उस पॉलिसी को सरेंडर करें, उनके यहाँ सरेंडर टर्म चलता है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे और उस पर फिर आप 12-14% का रिटर्न अगर 12% माने तो क्या निकलेगा। थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी इंश्योरेंस केस में। अगर आपको लगता है तो आप कुछ डिटेल्स हमको और फर्दर भेजिए, हम वर्किंग करके आपको शेयर करेंगे। आपकी जो एज है उसमें अगर आपको इंश्योरेंस 58 की एज है, लेना ही है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और वो देखना पड़ेगा आपको इस एज में टर्म इंश्योरेंस कोई दे रहा है, प्योर टर्म इंश्योरेंस, जिसमें कि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत छोटा सा होता है और कवरेज बड़ी होती है, और इंश्योरेंस का मकसद ही वही होना चाहिए। बट नॉर्मली लोग और तरह तरह की पॉलिसीज़ में लगा देते हैं गलती से। तो अब आपको टर्म इंश्योरेंस इस एज में देगा कि नहीं देगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। पिछली जो पॉलिसी ले रखी हैं, कितना पैसा लगाया है, आज सरेंडर करेंगे तो कितना पैसा का नुकसान होके मिलेगा, ये आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी। आपने 20 लाख की एफडी में किया हुआ है
और 10 लाख रुपए गोल्ड है, गोल्ड तो एक अच्छी खबर होगी कि आपका बढ़ गया होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एफडी के बजाय मुझे लगता है कि आपको अगर वो पैसा आपका 5-6 साल का है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो कुछ इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। लार्ज कैप का इंडेक्स फंड निफ्टी 100 वाला वो लगा सकते हैं, तो वो बहुत चलेगा, मार्केट तो बम्पर रिटर्न नहीं देगा लेकिन तब भी आपको बचा के रखेगा और आपको कुछ 10, 11, 12% के रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एफडी केवल उतना रखिए जितना कि आपको और आपकी फैमिली को 3 साल के खर्चे के लिए चाहिए। अगर आपको मैं एग्जाम्पल प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपका 10,000 रुपये महीने का खर्चा है, 1 साल में होता है 1,20,000 रुपये, 3 साल में होता है 3,60,000 रुपये, तो 4 लाख रुपये एफडी में रखिए ताकि आपके खर्चे निकलते रहें स्मूथली और आपको इक्विटी मार्केट का मुंह ना देखना पड़े। बाकी पैसे को इंडेक्स फंड में लार्ज कैप वाला जो निफ्टी 100 वाला होता है उसमें लगा के चले, वो 3 साल में आपको थोड़े से पैसे ठीक बना के दे सकता है। गोल्ड है, गोल्ड को चलने दीजिए। अब गोल्ड आपने लिखा नहीं कि फिजिकल गोल्ड है कि डिजिटल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड होता तो बेटर होता। मोस्ट प्रॉब्ली फिजिकल ही होगा इनके पास, मोस्ट लाइकली फिजिकल होगा, तो फिजिकल को भी धीरे से कोशिश कीजिए कि डिजिटल में कन्वर्ट कीजिए, सेफ्टी का एंगल भी रहेगा। हाँ, एक माइनस पॉइंट ये होगा कि आज फिजिकल गोल्ड बेचने जाएंगे और पुराना पड़ा हुआ है तो उस पर टैक्सेशन आ जाएगा। अब वो थोड़ा सा आप वर्कआउट करके देख लीजिए कि कितना टैक्स आ रहा है, आप किस टैक्स ब्रैकेट में है। एक मिनिमम टैक्स तक, इनकम तक तो टैक्स नहीं आता है, थोड़ी सी वर्किंग उस पर ठीक से कीजिए। आप हमको लिखिए, हम थोड़ी वर्किंग करके आपको देते हैं। सो वी वुड लाइक कि हम आपको अच्छे से हेल्प कर पाए। ये जो इनका गोल है 50 लाख का, अभी इसको ना चेस करें क्योंकि अभी वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, और ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें ज़्यादा रिटर्न को चेस करते हुए कि फिर दोबारा मिस्टेक हो जाए। अभी तो स्टेबलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है इनको। तो यस, तो अभी अगर रेंट पे रह रही हैं तो रेंट को ही कंटिन्यू करें, और अभी अपनी वेल्थ को थोड़ा सा बाय इन्वेस्टिंग इन सेफ, जैसे आपने बताया इंडेक्स फंड्स और उस तरह का थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करें, इंश्योरेंस को ऑफलोड करें, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। देखिए पेंशन आपको मिल रही है, एज आई एम गेटिंग पेंशन 50,000, हैव सिस्टर एंड ब्रदर टू हेल्प बीइंग पुअर। देखिए पेंशन को पकड़ के रखिए, मतलब मिल ही रही है आपको, उसको आपको उतना टेंशन नहीं है। घर बनाने के चक्कर में मत पड़िए, घर वैसे बड़े महंगे हो चुके हैं और घर में फिर वही चलता है, कोई गलत फ्लैट बुक कर दिया, किसी गलत बिल्डर के साथ बुक कर दिया तो आपकी जमा पूंजी जो है 58 साल की उम्र में और फंस गई जाके। उसको छोड़िए। आपके पास जो 20 लाख की एफडी है और जो 10 लाख का गोल्ड है, गोल्ड को डिजिटल में कर लीजिए, सेफ्टी हो जाएगी। और 20 लाख की एफडी को आप 3 साल, वही जो मैंने एक एग्जांपल लिया, अब मैंने 10,000 का एग्जांपल लिया, हो सकता है 10,000 नहीं आपके 15,000 खर्च होते हैं, वो 20,000 होते हैं, मुझे पता नहीं। वैसे देखा जाए तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि 50,000 की पेंशन आ रही तो 50,000 से घर का खर्चा चलाइए, आप रेंट भी दीजिए, खर्चा आप चलाइए। 50,000 से ऊपर खर्चा 1 रुपया मत कीजिए, उस पर ही बचाइए। और गोल्ड को डिजिटल में कन्वर्ट कीजिए, एफडी को निफ्टी 100 इंडेक्स में कन्वर्ट कीजिए। 2-3 अच्छे नाम उठा लीजिए, उसमें सिंपल है। देखिए आप इंडेक्स फंड में जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क तो आएगा नहीं कि ए म्यूचुअल फंड है कि बी म्यूचुअल फंड है। जो पुराने वाले हैं, अच्छे नाम हैं, कहीं बैंक से प्रमोटेड हैं, कहीं स्टेट बैंक हैं, कहीं HDFC बैंक हैं, कहीं ICICI का है, जिनका बड़ा AUM है, पुराने हैं, उनको ही 2-3 को उठा लीजिए, उठा करके डाल दीजिए। थोड़ी हिम्मत पड़े तो आधा डाल दीजिए निफ्टी 100 में, आधा निफ्टी मिड कैप 150 में। एक इंडेक्स फंड उठा लीजिए, 10-10 लाख रुपए बांट दिया, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। कोई फंड मैनेजर उसमें का उठापटक नहीं कर पाएगा, खर्चा भी बचेगा, एक्सपेंस रेशियो कम होगा। 10 लाख रुपए के गोल्ड को डिजिटल कर लीजिए, थोड़ा वो जो टैक्स पड़ेगा कैलकुलेट कर लीजिए, 1 साल में नहीं 2 साल में कर लीजिए, बच जाएगा टैक्स। 50,000 से काम चलाइए, अभी घर के चक्कर में मत पड़िए। ये मेरा सजेशन होगा। और कुछ सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए, हम थोड़ा सा देर से सही लेकिन जवाब जरूर देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है संदीप जी ने। संदीप जी की एज 22 है, उनकी सैलरी 18,000 है। उन्होंने 1,500 रुपये की SIP शुरू की है इस महीने से बंधन स्मॉल कैप में।
एक और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एडवाइस मांग रहे हैं। इनकी उम्र है 22 साल की, मंथली सैलरी 18,000 रुपये, एक सिप शुरू कर दी है बंधन स्मॉल कैप में और एक दूसरा करना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो है कि मैं आपको बधाई दूंगा इस सेंस में कि आप इतनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आपने सिप शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात ये कि आपने एक बंधन स्मॉल कैप ले लिया, ठीक है, बंधन स्मॉल कैप ठीक है, और एक फंड आपको और लेना है। आपकी एज अभी काफ़ी कम है और टाइम आपके साथ में है, तो मुझे लगता है एक आप कोई मिड कैप का स्कीम उठा सकते हैं। अभी हमने एपिसोड 84 में डिस्कस किया था, डेटा एनालिसिस की थी, तो रिकमेंड तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट उस डेटा एनालिसिस के हिसाब से मिड कैप की स्पेस में आपको मोतीलाल और इन्वेस्को निकल के आ रहा था, तो वो आप कर सकते हैं, या मिड कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस ऐसे ही करते रहिए, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती जाए अपनी सिप की अमाउंट बढ़ाते जाइए, आपके बहुत अच्छे पैसे आगे पीछे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीताराम शर्मा जी ने। वो कह रहे हैं कि मैं रेगुलर व्यूअर हूँ आपके यूट्यूब पॉडकास्ट का और मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। इनका क्वेश्चन है कि ये PPFAS में इनकी SIP चल रही है पराग पारिक में, बट अब ये इनको कहीं से न्यूज़ मिली है कि कोई नया फंड स्टार्ट होने वाला है इसी नाम से, तो क्या ये SIP कंटिन्यू करें, रखें या फिर स्टॉप कर दें? SIP कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कुछ फंड जो अभी सेबी ने अपना किया है कि भाई इनका फंड साइज़ बहुत बड़ा हो गया, ये आई एम श्योर ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, जिनका फंड साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, वो उसी तरह का मिलता जुलता है एक स्कीम और लॉन्च कर सकते हैं। सेबी इस पर विचार कर रहा है और बहुत जल्दी शायद परमिशन भी दे देगा। आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, आप इसमें सिप कर रहे हैं तो करते जाइए। हाँ, ये मैं ज़रूर करूँगा कि इतनी ही रकम की कम से कम एक सिप आप और ज़रूर शुरू कर दें किसी अच्छे लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो वो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाती है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। पराग पारिक ठीक फंड है, चलने दीजिए, वो सब सेबी को करने दीजिए, आप चक्कर में मत पड़िए। एक लार्ज एंड मिड कैप का कोई अच्छा उठा लीजिए। अभी जो हमारे एपिसोड 84 में डेटा एनालिसिस है उसको देखिए और उसके बेसिस पे आप शुरू कर दीजिए, बाकी इसमें अपनी सिप चालू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है हमें भावेश शाह जी ने। वो मुंबई में रहते हैं, उनकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और वो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपने थोड़े डिटेल्स दिए हैं। 10,000 रुपये वो करना चाह रहे हैं कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड में, 10,000 रुपये HDFC के शेयर्स में, 10,000 रुपये नैस्डैक के ETF में और 10,000 रुपये इक्विटी MF में। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा लग रहा है कि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो उन्होंने अपनी 5-6 स्कीम्स अपनी मेंशन की हैं, तो वो रिव्यू कराना चाह रहे हैं उसे। और ये जो 40,000 रुपये के आसपास का जो इनका मंथली का इन्वेस्टमेंट होगा, इसके बेसिस पे इनका गोल है कि ये अगले 15-16 साल में 5 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि इनकी एज है आई बिलीव 50 ईयर्स, और ये अगले 16 साल में चाहते हैं कि इनके पास 5 करोड़ रुपए हों। तो अभी जो 40,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, इससे कितना क्लोज पहुंच पाएंगे अपने गोल के? इनके क्वेश्चन के जो समझ में आ रहा है हम लोगों को, 2 पार्ट समझ में आ रहा है। कुछ तो इन्होंने स्कीमों के नाम लिखे हैं और उसको चाहते हैं कि असेस कर दें हम कैसी है, तो वो तो रिक्वेस्ट वही होगी कि एपिसोड 84 जाके देखें और उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा रिगार्डिंग विच स्कीम्स आर गुड और विच आर नॉट सो गुड। दूसरा जो समझ में आ रहा है कि 50 साल की एज है, 16 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट सिप करना चाह रहे हैं 40,000 रुपये की, तो एज़ यूजुअल हमने 12% का रिज्यूम कर लिया है कि भाई वो रिटर्न देगा। तो 40,000 रुपये की सिप 16 साल तक चली, 12% का रिटर्न दिया, तो कुछ 1.42 करोड़ मोटा मोटा मानिए कि 1.5 करोड़ रुपये बना। आपको चाहिए 5 करोड़, तो 3.5 करोड़ रुपये नहीं बना, आप अपने टारगेट से पीछे रह गए। अगर आपको 5 करोड़ करना है तो आपको 60,000 रुपये की SIP और करनी पड़ेगी। आप जो 40 प्लान कर रहे हैं, 60 और, विच बिकम्स 1 लाख, और आपकी अर्निंग ही 1 लाख रुपए है, तो इसलिए 5 करोड़ तो पॉसिबल नहीं दिखता है।
अब आप अपने खर्चे कम कीजिए, थोड़ी अर्निंग बढ़ाइए, क्योंकि गेम तो वही है। 1 लाख रुपए की सिप हो 16 साल के लिए तो 5 करोड़ बनेंगे। अगर उतने नहीं हो रहे हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आपको 40,000 के हिसाब से तो 1.5 करोड़ रुपए ही बनेंगे। अब वो कोई पीरियड अच्छा हो जाता है, 12% नहीं 13%, 14%, 15% रिटर्न आ गया, वो एक अलग बात है, बट उसके ऊपर बैंक नहीं कर सकते। और वैसे भी आप देखिए ना, इसमें से आप एक कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप 12% की ही उम्मीद कीजिए, 1.5 करोड़ से ऊपर आपका जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है हमें राजीव जी ने। ये निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू SIP, और इनको इन्वेस्ट करते हुए जुलाई 2024 में स्टार्ट किया था। ये कह रहे हैं कि स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो क्या दूसरी स्कीम में स्विच कर लेना चाहिए? नज़र तो रखनी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बोला है। एपिसोड 84 देखिए, डेटा एनालिसिस देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जाइए और वहाँ आपको दिख जाएगा कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप से बेटर स्कीम है और उसमें जाकर इन्वेस्ट कीजिए। तो आप एपिसोड 84 देख लीजिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आज के एपिसोड में हमारे इतने क्वेश्चंस ही थे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ आस्क म्यूचुअल ग्लोब, और बाकी क्वेश्चंस हम लोग उसमें टेकअप करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।